डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं ब्रेन, तो हम जैसे कि हमने हमारे जो लास्ट वीडियो मैंने आपको ज्ञान बूस्टर वाला डाला था, उसके अंदर हमने क्या कहा था? हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारे सेंट्रल हिस्से में प्रेजेंट होगा उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट्स बताए थे, ब्रेन बताया था और दूसरा क्या बताया था? स्पाइनल कोड। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे ब्रेन, तो ब्रेन को हम मेडिकल टर्म में एनसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसेफ्लॉन कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ ब्रेन, क्या बेटा? स्टडी ऑफ ब्रेन वो क्या कहलाई जाएगी? एनसेफलॉजी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? एनसेफलॉजी कहलाई जाती है। ठीक है, एनसेफलॉजी कहलाई जाएगी। अगर हम बात करेंगे हमारी ब्रेन का वेट, तो 1.2 से लेकर 1.4 kg के अराउंड होता है, मतलब 1.5 किलोग्राम के अराउंड क्या होता है? हमारे ब्रेन का वेट होता है। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे, सबको पता है हमारा ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हेड के अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे कैसे प्रोटेक्ट होता है? तो अगर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, कि हमारा ब्रेन किस तरह से प्रोटेक्ट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो, अगर हम बात करेंगे हमारा ब्रेन आउटर और एक इनर, दो तरह से प्रोटेक्ट होता है। आउटर किससे प्रोटेक्ट होता है? हमारी बोन्स प्रेजेंट होती है। और क्या प्रेजेंट होगी? किससे प्रोटेक्ट होगा? क्रेनियम ऑफ स्कल। क्रेनियम ऑफ स्कल। स्कल क्या होती है बेटा? हमारी पूरी की पूरी क्या, जैसे खोपड़ी आप बोलते हो। आपने कोई भी स्केलेटन देखा तो जो खोपड़ी होती है ना, सिर से यहाँ पे कान भी, आँखें भी दिखाई देती है, उसके अंदर मतलब कि वहाँ बोन्स दिखाई देती है, नोज़ की भी बोन्स दिखाई देती है। और जो हमारा सिर हेड होता है, जैसे कि ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगी? एक तरह से पूरी स्कल हो जाएगी। तो ये इतना जो रीज़न होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहेंगे। और ये स्कल पूरी आ जाएगी, इसमें पूरा का पूरा फेस बोन्स भी आ जाती है, सब चीज़ आ जाती है। तो हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो हम क्या कहेंगे? जो एक्सटर्नली, आउटर मतलब एक्सटर्नली जो हमारा ब्रेन हो, किससे प्रोटेक्ट होगा? क्रेनियम ऑफ स्कल से। और जो इंटरनली हमारा ब्रेन क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो हमारे ब्रेन में जो अंदर होगा, हम आपको ब्रेन का पूरा डायग्राम बताएंगे। पहले हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करके फिर हम डायग्राम बताएंगे। ठीक है। तो ब्रेन की क्या होती है? कवरिंग होगी बेटा। किससे प्रोटेक्ट होगा? ब्रेन की कवरिंग। और ब्रेन की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजेस कहते हैं। कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नॉन एज मेनिंजेस। तो कितनी लेयर के अंदर होता है? 3 लेयर में होगा। क्या होगा बेटा? 3 लेयर। और उनकी एक होगी कौन सी? एक्सटर्नल लेयर, एक कौन सी होगी? मिडल लेयर, और एक कौन सी होगी? इनर लेयर। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं उसे? हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और शॉर्ट में उसे हम क्या कह देते हैं? CSF कह देते हैं। क्या कह देंगे? CSF। इसको सेरिब्रो मतलब सेरिब्रम, जैसे हमारे जो ब्रेन का पहला पार्ट होगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में। स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड हो गई, क्योंकि यही सेम टू सेम लेयर किसके अंदर भी होगी बेटा? स्पाइनल कोड में भी होगी। किसके अंदर भी होगी? हमारी स्पाइनल कोड के अंदर भी होगी। वहीं पर ये सेम फ्लूइड भी बनता है, प्रेजेंट होता है। इसलिए इस फ्लूइड को क्या कहा गया? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF कहा गया। क्या कहा गया है? CSF। ये CSF क्या करते हैं? जैसे कि हमने आपको लंग्स के अंदर बताया था प्लूरल फ्लूइड होता है। लंग के अंदर बताया था ना हमने, क्या कौन सा फ्लूइड होगा बेटा? प्लूरल फ्लूइड होता है। ऐसे हमने हार्ट के अंदर बताया था, पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में बताया था। तो वैसे ही ये सेम फ्लूइड है। और ये किसका काम करेगा? एक तो शॉक अब्जॉर्बेंट का काम करता है। एक तो किसका काम करेगा बेटा? शॉक अब्जॉर्बेंट का। और दूसरा किसका काम करता है? ट्रांसपोर्ट करेगा जो न्यूट्रिएंट्स होता है, वेस्ट होता है, फ्रॉम ब्रेन टू ब्लड। ब्लड और ब्रेन के बीच में जो सप्लाई का काम करता है, बीच में सप्लायर होता है, वो कौन होगा? CSF होगा। कौन होगा? CSF होगा। ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमारा ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होगा? एक्सटर्नली बाय द क्रेनियम। देखो, अगर आप हमारे NCERT बुक में स्कल लिखा हुआ है, स्कल मतलब पूरी खोपड़ी, ठीक है, और क्रेनियम मतलब स्कल का ही एक पार्ट होता है। तो आपको अच्छे से एग्जैक्ट आंसर लिखना है कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट हो रहा था। आंसर में हम क्या लिखेंगे? क्रेनियम ऑफ स्कल। और इंटरनली किससे प्रोटेक्ट होगा? हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से होगा, जो किसका काम करेगा? एज अ शॉक अब्जॉर्बेंट का काम ये करता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हाउ ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड। हाउ ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड।
तो हम किस तरह से लिखेंगे, दो लिखेंगे। अच्छे से लिखना है तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन फॉलोइंग वेज। पहला हम क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम ऑफ स्कल एंड इंटरनली प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन कवरिंग, इंटरनली प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन कवरिंग विच इज़ नॉन एज मेनिंजेस। ठीक है, इस तरह से लिखना है। आगे अगर CSF का फंक्शन पूछेंगे तो हम लिखेंगे अनलेस हमारे पास हमेशा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन आता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा ब्रेन के बारे में जनरल। अब हम बात करेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो हमने ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था बेटा, फोर ब्रेन। फिर हमने क्या पढ़ा था, मिड ब्रेन। फिर हमने क्या पढ़ा था, हिंड ब्रेन। क्या पढ़ा था, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब जो आगे वाला पार्ट होगा, मिड ब्रेन मतलब बीच का होगा, और हिंड ब्रेन का मतलब क्या होगा, पीछे। इसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन। एनसेफ्लॉन हो गया ना ब्रेन, तो प्रोजन का मतलब होता है पहला, मिड का मतलब क्या हो गया, मीजन, और सेफ्लॉन। ठीक, और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं, रोम्बन सेफ्लॉन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रोम्बन सेफ्लॉन। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, फोर ब्रेन के बारे में। और फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होते हैं। हमें से NCERT में दिया, हमारे क्वेश्चन इनमें से पूछते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब। जो फ्लो चार्ट बनाया था उसके अंदर बताया हुआ है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मेल के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्मेल के लिए। तो विच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब। आपकी इस ब्रेन वाले चैप्टर के अंदर हमेशा 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भी डिटेल में नहीं पूछेंगे। तो आपको इनके पार्ट्स पता होना चाहिए, विच ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो हमने क्या कहा, स्मेल के लिए क्या हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT का, हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक पता है क्या होती है, क्या होती है, अगरबत्ती। क्या होगी, अगरबत्ती। मतलब हम किसी की भी हम स्मेल किस तरह से डायग्नोस करते हैं कि हमें पता लगता है कि इसकी स्मेल कैसी है, उसकी स्मेल किस तरह से आएगी। तो हम कैसे बात करेंगे, जैसे कि हमने अगरबत्ती को स्मेल किया है तो हमारे जो नोज़ होगी उसके ऊपर जो रिसेप्टर होंगे वो क्या करेंगे, स्मेल को रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, स्मेल को रिसीव करेंगे। वहाँ से जो नर्व, कौन सी नर्व कहलाई जाएगी, ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या कहलाई जाएगी, ऑल्फैक्टरी नर्व। कहाँ तक लेके जाएगी, हमारे ऑल्फैक्टरी पार्ट ऑफ द ब्रेन तक, और वहाँ से हमें क्या पता लगेगी, उसकी स्मेल। और वहाँ से वो नर्व क्या लेके आएगी, नोज़ के पास फिर से लेके आएगी, और उसके बाद हमें क्या पता लगता है, स्मेल। तो हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या कहेंगे, द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द नोज रिसीव द स्मेल बाय द ऑल्फैक्टरी नर्व सेंड द सिग्नल टू द ऑल्फैक्टरी लोब विच डायग्नोज द स्मेल। ठीक है, तो हमें यही लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे बेटा, सेरिब्रम। ध्यान देना, सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, छोटा सा क्वेश्चन यही पूछेंगे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन हर एक के अंदर है। फिश के अंदर भी ब्रेन है, मतलब अदर एनिमल्स के अंदर भी ब्रेन है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा एडवांस क्यों है, बिकॉज जब इवोल्यूशन हुआ, जब हम बनते चले गए तो हमारे अंदर जो ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट डेवलप हुआ था, ठीक है, द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन बीइंग इज सेरिब्रम। इसीलिए, और सेरिब्रम में भी लोब होंगे, उनमें फ्रंटल लोब सबसे ज़्यादा वेल डेवलप है अदर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो हमारे अंदर ये पार्ट सबसे ज़्यादा डेवलप है, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा एडवांस आएंगे। तो हमने क्या कहा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। क्या हो जाएगा बेटा, सेरिब्रम। और इस सेरिब्रम के अंदर 4 लॉब्स होंगे। कितने लॉब्स होंगे इस सेरिब्रम के अंदर, 4 लॉब्स।
देखो अगर हम बात करेंगे इस सेरिब्रम को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर। राइट, ये आपको बेशक से याद नहीं करना बोर्ड के लिए, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स कहेंगे हम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो इस तरह से होगा, मैं आपको डायग्राम से बता रही हूँ, जैसे कि बीच में ये इस तरह से होता है, अखरोट हम खोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, इसके अंदर इस तरह से पार्ट्स बने होंगे। तो आगे का जो पार्ट होगा इसे हम क्या नाम देंगे, दोनों तरफ हो जाएगा, इसे हम क्या नाम देंगे, फ्रंटल लोब। क्या नाम देंगे, फ्रंटल लोब। जैसे हमारे कान के ऊपर के जो लोब होंगे इसे हम क्या नाम देंगे, टेम्पोरल लोब कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम टेम्पोरल लोब कहेंगे। और इधर बीच सिक में होता है जो इसके अंदर दिखाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे पास थोड़ा सा हमारे पास यहाँ दिखाई नहीं देगा इधर से, ये क्या होता है, ओसिपिटल लोब होगा। कौन सा लोब होगा, ओसिपिटल। और बिल्कुल बैक वाला लोब कौन सा हो जाएगा हमारे पास, पैराइटल लोब। क्या हो जाएगा, पैराइटल लोब। तो ये 4 लोब्स होते हैं। पहला लोब हमने क्या बताया, फ्रंटल लोब, ठीक है। दूसरा लोब हमने क्या बताया, ओसिपिटल कर लो या टेम्पोरल हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टेम्पोरल लोब, ठीक है। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कौन सा लोब हो जाएगा, ओसिपिटल लोब। कौन सा लोब हो जाएगा, ओसिपिटल लोब। और आखिरी लोब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पैराइटल लोब, बिल्कुल पीछे की तरफ होगा पैराइटल लोब। देखो सेरिब्रम हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है और ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को क्या करके रखता है, ये कवर करके रखता है। क्या करके रखेगा, कवर। इसलिए हमें इसको सारा, जब हम इसको कट करेंगे तभी हमें ब्रेन के और इंटरनल पार्ट्स हमें दिखाई देंगे। सेरिब्रम हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है जो और सारे पार्ट्स को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। देखो फ्रंटल लोब, और जो भी इस सेरिब्रम में भी जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है वो कौन सा लोब हुआ है हमारे अंदर, फ्रंटल लोब। मोस्ट डेवलप्ड पार्ट इन एनिमल, हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा पार्ट डेवलप हुआ है ह्यूमन बीइंग में वो कौन सा हुआ है, फ्रंटल लोब, एज कंपैरिजन टू अनदर एनिमल्स। देखो अब हम क्या है, फ्रंटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, हम औरों से इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंसी के लिए, हमारे अंदर नॉलेज है, हम सीधे खड़े रह हमारी इंटेलिजेंसी के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी किसके लिए बेटा, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हम अच्छे खासे अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे से चलते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे अंदर आइडियाज़ आते हैं, हमारे अंदर क्रिएशन आता है, ठीक है। इन सब के लिए हम बोल पाते हैं, स्पीच कर पाते हैं, इन सब के लिए कौन सा है, फ्रंटल लोब। ये किसी भी और दूसरे एनिमल्स में नहीं है, इसलिए हमारे अंदर सबसे ज़्यादा जो डेवलप पार्ट है वो कौन सा है, फ्रंटल लोब। इंटेलिजेंसी, नॉलेज, पर्सनालिटी, आइडियाज़, क्रिएशन, स्पीच, लैंग्वेज, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रंटल लोब। और टेम्पोरल लोब कान के ऊपर, किसके ऊपर होता है, कान के ऊपर होता है, इसलिए कान के ऊपर हमारे पास किस में होगा, ये हियरिंग। देखो कान के ऊपर कहते हैं ना, कनपट्टी पे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और कनपट्टी पे मारने के बाद कहते हैं ना सुनाई नहीं देता, क्योंकि हियरिंग से यहाँ पे हमारी कौन सी नर्व जाएगी, हियरिंग से रिलेटेड नर्व जाएगी, ठीक है। तो हियरिंग सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हॉस्पिटल किसके लिए होता है हमारे पास, देखने के लिए, साइट के लिए, विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और पैराइटल लोब, आप घड़ी में देखते ही टाइम को रीड कर लेते हैं तो हम क्या कहेंगे, रीडिंग ऑफ क्लॉक। आप कोई मैप देखते हैं, जैसे गूगल पे मैप देखना है और आप उसने उसको समझ लिया है, तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा रीडिंग ऑफ द मैप। इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैराइटल लोब। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पैराइटल लोब। तो फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल एंड द फ्राइडल। हालांकि तुमसे इसमें डिफरेंट नहीं पूछते, आपसे कि सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम पूछेंगे, तो आपको आना इंटेलिजेंसी, नॉलेज, पर्सनालिटी, आइडियाज़, इन सब के लिए। सुनने के लिए भी आपको पूरा लिख देना है, या तुम्हें क्वेश्चन आएगा विच ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। इस तरह से आपको लिखना है, मोस्टली आते हैं इंटेलिजेंसी, नॉलेज के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, ये सेरिब्रम के डिफरेंट पार्ट्स थे। और अगर हम बात करेंगे अब हमारा थर्ड पार्ट फॉर ब्रेन का जो आ जाएगा, वो हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा बेटा, ये आ गया। और थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा हो जाता है, डायनसेफ्लॉन। कौन सा हो जाएगा, डायनसेफ्लॉन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होगा एपिथैलेमस, और एक इम्पोर्टेंट होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। आपको सिर्फ और इस पे ही फोकस करना है, यही इम्पोर्टेंट है, इनमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। आपको सिर्फ
अब देखो कि सर्दी है गर्मी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इतना ही होगा ना। तो ये मेनली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका ब्रेन में पूछते हैं, हाइपोथैलेमस पूछते हैं, विच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ध्यान देना, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। कौन सा आंसर हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अब देखो आपको भूख लगती है, ठीक है, अर्ज ऑफ हंगर, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, अर्ज ऑफ हंगर, अर्ज ऑफ थर्स्ट, ठीक है, अर्ज ऑफ सेक्स, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस। आपको किसी काम की इच्छा होती है, मुझे ये खाना है, ये पीना है, मुझे ये चीज़ करनी है, उन सब के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे ज़्यादा तुमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट इंपॉर्टेंट है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक पार्ट पढ़ा हमने फोर ब्रेन, तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे और वहीं हम ब्रेन का डायग्राम भी करेंगे, ठीक है। तो हमें अच्छे से करना है। अगर हम फटाफट रिवाइज करेंगे, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्या पढ़ा है? ब्रेन। ब्रेन का मेडिकल टर्म में नाम क्या होगा? एंसेफ्लॉन। स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाई जाएगी? एंसेफ्लॉजी। वेट कितना हो जाएगा? 1.2 से लेके 1.4 kg, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। हमारा ब्रेन एक्सटर्नली किससे प्रोडक्ट होगा? क्रेनियम ऑफ स्कल से। और इंटरनली किससे प्रोडक्ट होता है? ब्रेन कवरिंग, जिसे मेनिंजेस कहा जाता है, जो 3 लेयर में मिलेगी। एक्सटर्नल मतलब आउटर हम कहेंगे, मिडल एंड इनर। मिडल और इनर के बीच में एक फ्लूइड होगा, उसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहेंगे। CSF जो स्पाइनल कोड में भी होगा, जो किसका काम करेगा? शॉक अब्जॉर्बेंट का काम करता है और ट्रांसपोर्ट करेगा बिटवीन द ब्रेन एंड ब्लड के बीच में, ठीक है। तो एक्सटर्नली किससे प्रोडक्ट होगा? क्रेनियम ऑफ स्कल से। और इंटरनली किससे प्रोडक्ट हो जाएगा? ब्रेन की कवरिंग से। हमारे फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन एंड रोबेनसेफ्लॉन। हमने पढ़ा है फोर ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स हो गए। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए हो गया। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है और वेल डेवलप होता है हम ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ये हमारे पास क्या होता है? इस तरह से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। 4 लोब्स होते हैं और फ्रंटल सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। इंटेलिजेंसी, नॉलेज, पर्सनालिटीज़, आइडियाज़, क्रिएशन, स्पीच, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्रंटल। टेम्पोरल सुनने के लिए, ऑसिपिटल साइट एंड विजन के लिए, प्राइटल रीडिंग ऑफ द क्लॉक, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राइटल। और डायनसेफ्लॉन का मेन पार्ट क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ये एक ग्लैंड का काम भी करेगा, हम आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बताएंगे। ये इट मेनली हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस है, इसके लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? हाइपोथैलेमस। अर्ज ऑफ हंगर, अर्ज ऑफ थर्स्ट, सेक्स, इन सब के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक किया करो, अगर कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट किया करो। ओके।